हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले बिहार एसआई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और फ्रेंड्स आप चाहो तो इसका सेट लगा सकते हो। लास्ट में कमेंट करके बताएगा कि आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। भारत के संविधान में जो संघीय शब्द का प्रयोग हुआ ये कहाँ पे हुआ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। अब मैं आपको बता दूं इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि संविधान में कहीं भी नहीं जो कि संघीय शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, भारतीय संविधान में जो संघीय शब्द का प्रयोग है वो तो कहीं नहीं हुआ, लेकिन फ्रेंड्स अनुच्छेद फर्स्ट में भारत का उल्लेख जो किया वो राज्यों के संघ के रूप में किया गया। यानी फ्रेंड्स संघीय रूप में तो नहीं किया गया, लेकिन संघ के रूप में किया गया अनुच्छेद फर्स्ट में। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, क्लियर। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए फ्रेंड्स, फर्स्ट और सेकंड थर्ड पॉइंट को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि फ्रेंड्स कौन सा कथन सही होगा। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर का। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप सभी को पता है कि अलग अलग देशों के स्रोत से हमारा जो संविधान वो ग्रहण किया गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यानी फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है। सेकंड बात करते हैं कि भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान है वो दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं करता है। हमारा जो संविधान है वो भारतीय नागरिक कह सकते हैं, भारतीय संविधान जो वो एकल नागरिकता का प्रावधान प्रोवाइड कराता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ये गलत किया गया, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट अगर बात करें तो भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसलिए राइट आंसर हम सी को टिक करेंगे, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बताइए। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का आरोप लगाया जाता है वो संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में कही गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल 61 यानी फ्रेंड्स 61 में कही गई है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो महाभियोग की सूचना दी जाती है राष्ट्रपति को, वो संसद के द्वारा 14 दिन पहले ही दी जाती है, ये आपको याद रखना है। साथ साथ अगर बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो रहा था कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, तो ये बात किस आर्टिकल में कही गई है। तो आर्टिकल 61 के फर्स्ट के तहत, यानी कि 61 के फर्स्ट के द्वारा राष्ट्रपति पर कोई भी सदन जो कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और खंड 3 अगर बात करें, यानी कि 61 के जो कि खंड 3 में अगर बात करें तो दूसरा सदन जो होगा उस आरोप का अन्वेषण करेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। ये जो है वो राष्ट्रपति नहीं कर सकता, ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति वित्तीय बिल को फ्रेंड्स जो आर्टिकल है वो 111 यानी कि 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। ये बात कही गई है किस अनुच्छेद में, तो 111 के तहत ये बात कही गई कि वो पुनः लौटा नहीं सकता, लेकिन साधारण जो बिल होते हैं उनको लौटा सकता है, लेकिन वित्तीय बिल को वो नहीं लौटा सकता। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और साथ ही फ्रेंड्स अगर चैनल पे पहली बार आप आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो बात करते हैं अगले पॉइंट की। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जीवी मलवांकर। जीवी मलवांकर का मतलब फ्रेंड्स गणेश वासुदेव मलवांकर, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 1954 में आचार्य जीवी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो कि गणेश वासुदेव मलवांकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन फ्रेंड्स लोकसभा द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। यानी कि सूची 1 में क्या दिया गया, संविधान का अनुच्छेद, और सूची 2 में दिया गया विषय। कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है ये आपको मैच कराना है। तो आई होप कि आप लोगों ने मैच कर लिया होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
सबसे पहला देखिए अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 का संबंध किसे, तो ग्राम पंचायतों का गठन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद रखना है, हर एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछा जाता है। 41 किससे संबंध, तो काम करने का अधिकार, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 44 हम लोगों ने किससे संबंध रखा है, कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया, समान नागरिक संहिता। समान का मतलब फ्रेंड्स 4 और 4 दोनों समान है, इसलिए समान नागरिक संहिता, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर फोर्थ पॉइंट के देखें तो अनुच्छेद 48, तो अनुच्छेद 48 के तहत बिल्कुल करेक्ट है कि कृषि और पशुपालन का गठन करना, ये भी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि सब जो भी दिया गया वो सारा का सारा एक दूसरे के साथ सही तरीके से मैच किया गया। तो राइट आंसर हमारे होना चाहिए 1 2 3 4। तो ऑप्शन ए को आप देख सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भारत में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। भारतीय चुनाव आयोग जो होता है वो चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो मुख्य कार्य होता है ये आपको याद रखना है। जैसे फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बार बार पेपर में रिपीट होता रहता है। जैसे सबसे पहला तो आपको याद रखना है कि निर्वाचन जो नामावली तैयार करवाना इन्हीं का कार्य होता है। राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण करवाना इनका कार्य होता है। और फ्रेंड्स साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि जो निर्देश और जो आयोजन कराया जाता है तो ये इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये याद रखेंगे कि आदर्श आचार संहिता जो लागू किया जाता है वो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि कमिश्नर को उनके पद से कौन हटा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जा रही है, उनको पद से कौन हटा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रेंड्स संसद के दोनों सदनों के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उनके पद से फ्रेंड महाभियोग की प्रक्रिया से संसद के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो वो सही नहीं है। तो ध्यान से पड़ेगा यहाँ पे बताना कि कौन सा कथन जो वो सही नहीं है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये तो बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है कि उसे फ्रेंड्स भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये एक एक करके भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वह संसद के अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दूं कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी संसद या फिर किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसमें उनका मतदान करने का अधिकार नहीं होता। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं, उसे संसद के कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है। यही पॉइंट गलत है क्योंकि उनको मत देने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत तरीके से मैच करता है। ठीक है, आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि महान्यायवादी के बारे में जो बात कही गई है वो किस आर्टिकल में कही गई। ठीक है, आर्टिकल आपको बताना किस अनुच्छेद के तहत ये बात कही गई है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि कुल 17 संसदीय समिति में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है, सी यानी कि 11। ठीक है, 17 संसदीय समितियों में से फ्रेंड्स 11 जो समिति होते हैं उसके अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि तारकुंडे समिति और जो गोस्वामी समिति यानी कि दिनेश गोस्वामी समिति की बात की जा रही है, इसका संबंध किससे है। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध है ऑप्शन ए यानी कि चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं तारकुंडे समिति। देखिए फ्रेंड तारकुंडे समिति से रिलेटेड कई सारी बातें कही गई थी, लेकिन जो सबसे फेमस बातें थी जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, इन्हीं की सिफारिश पे फ्रेंड्स 21 वर्ष से आयु को घटाकर मतदान देने का जो आयु था 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया था, जो कि 61वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें फ्रेंड्स गोस्वामी समिति यानी कि दिनेश गोस्वामी समिति के बारे में, तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने में कई सारे बात कही थी, लेकिन उनमें सबसे चुनिंदा जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि मतदान के लिए फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने की जो सिफारिश की थी, जो सुझाव दिए थे, वही थे दिनेश गोस्वामी समिति जी। तो ये कह सकते हैं कि चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल किया गया, किस सूची में शामिल किया गया आर्थिक नियोजन। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन जो शामिल है वो समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे होता है, तो दल बदल कानून से संबंध रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे कब जोड़ा गया था, तो 52वें संविधान संशोधन, ठीक है फ्रेंड्स, 52 जो संविधान संशोधन था कब हुआ था, 1985 के तहत इसको जोड़ा गया था। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंध रखता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, आर्टिकल 11 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 11 के तहत ये बात कही गई है, संसद को जो कि नागरिकता के प्रदान की गई है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो संयुक्त बैठक जो बुलाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा था, तो आप उन सभी को ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, फिलहाल हम बात करते हैं कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, इसे किस संबंध में बुलाई जाती है, तो साधारण विधेयक के संबंध में बुलाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये पूछा था कि संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है वो किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 108 यानी कि 108 के तहत बुलाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। तो आपको ये बताना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन सा राइट आंसर होगा, उपयुक्त कथनों में से कौन सही है, तो बताइए। देखिए हम आपको बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन उपक्रम लाने की जो प्रक्रिया होती है वो किससे होती है, तो या तो लोकसभा द्वारा या तो राज्यसभा द्वारा। यानी कि फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्योंकि आर्टिकल 368 जो हम बात करते हैं, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो दी गई है वो फ्रेंड्स किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है, या फिर लोकसभा या फिर वो राज्यसभा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि फ्रेंड्स, संविधान संशोधन जो बिल विधेयक होता है इसको, ठीक है, संविधान संशोधन जो विधेयक होता है इसको अलग अलग सदनों में, ठीक है, कि दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पास होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये बात करते हैं कि ये किस आर्टिकल के तहत कही गई है, तो 308 के 2 में ये बात कही गई है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि भारत सरकार ने सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है, यानी कि भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संविधान का द्वितीय अनुसूची का संबंध किस है। संविधान में 12 अनुसूची दी गई है, इनमें से पूछा रहा है कि द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे। तो द्वितीय जो अनुसूची है इसका संबंध होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंध रखता है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो ये सभी जो पदाधिकारी हैं उनके फ्रेंड्स वेतन से संबंध रखता है। और यहीं पर अगर पूछ ले फ्रेंड्स थर्ड के बारे में कि थर्ड अनुसूची किससे संबंध रखता है, तो डायरेक्ट आप याद रखेंगे जो भी यहाँ पे पदाधिकारी की बात की जाए इनके शपथ से बात की जाती है। ठीक है, जो यहाँ पे वेतन से संबंध रखता है सेम टू सेम यहीं पे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के जो कि शपथ ग्रहण से संबंध रखता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 18 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 18 के तहत जो होते हैं भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि जितने भी पुरस्कार होते हैं ये अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए चारों जो ऑप्शन मैंने सजा रखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं।
आर्टिकल 17 किससे संबंध है? तो आप सभी को पता होगा, इसमें कुछ नया नहीं है। अस्पृश्यता का अंत आपने देखा होगा, अनटचेबिलिटी, ठीक है, इससे संबंध रखता है, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। और अगर 21 के बारे में बात करें तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात इसी में की गई है, आर्टिकल 21 के तहत। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि आर्टिकल 32 किससे संबंध होता है फ्रेंड्स? अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो डायरेक्ट क्या करता है, आर्टिकल 32 के तहत वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, अपील कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत वो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सेम टू सेम यही बात कहे 226 के तहत, तो वो अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो डायरेक्ट 226 आर्टिकल के तहत वो उच्च न्यायालय में जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो हम सभी जानते हैं कि योजना आयोग जो होता है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। अब योजना आयोग की बात नहीं रही है, तो योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आ चुका है। तो फ्रेंड्स नीति आयोग से संबंधित जितनी भी चीज़ें आपको पता है, जैसे कि फ्रेंड्स नीति आयोग की स्थापना कब की गई, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन होते हैं, वर्तमान में इसके फ्रेंड्स जो कि CEO कौन है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है, फुल फॉर्म इंक्लूड कीजिएगा। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं योजना आयोग से संबंध है फ्रेंड्स, योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसी के संबंध में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने नीति आयोग को लाया था। नीति आयोग के बारे में आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा या फिर कौन से कथन जो वो सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्या ये पॉइंट सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो फ्रेंड्स जो कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, क्लियर। पहला पॉइंट तो गलत है। सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या कह रहा है कि इस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति गणपूर्ति के अभाव में सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने के लिए की जाती है। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, केवल और केवल 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, 6ठी अनुसूची के बारे में आपको बताया कई बार कि इनमें 4 राज्य के बारे में बात की है और वो 4 राज्य कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो 4 राज्य होते हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिजोरम के जगह पे फ्रेंड्स मणिपुर दिया गया और यही एक गलत हो जाता है। और मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद भी कराया था। तो आई होप कि आप हमारे पहले वीडियो से जुड़े होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स बात की जा रही है अनुसूचित जनजाति यानी फ्रेंड्स शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक जो कौन से लोकसभा में पारित की जाती है जो कि प्रतिनिधित्व निर्वाचित होते, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। लेकिन फ्रेंड्स अगर यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करता है SC के संबंध में, तो SC के संबंध में हमारा हो जाता है आंसर आंध्र प्रदेश नहीं उत्तर प्रदेश, ठीक है, UP हो जाता। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, क्लियर फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जो होता है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, विधानसभा के सदस्य, ठीक है फ्रेंड्स। विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं कि यथाशीघ्र अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, विधानसभा के सदस्य ही होते हैं, वो अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे मैं बहुत ही जल्द कोशिश करूँगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट लाया जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।